मॉर्निंग, क्या हाल। मुझे उम्मीद आप सभी लोग घर पर होंगे और खैरियत से भी होंगे। बच्चों, अपने 10th क्लास के एग्जाम कंप्लीट हो चुके हैं और अब हम 11th क्लास की ओर रेगुलर बढ़ रहे हैं। तो 11th क्लास में जैसे ही हमारी एंट्री होती है तो हमें थोड़ा सा ये एहसास होता है कि भाई हमें सब्जेक्ट कौन से लेने हैं, हमें स्ट्रीम कौन सी लेनी है, कि हम साइंस स्ट्रीम में जाएंगे या आर्ट्स में जाएंगे या कॉमर्स में जाएंगे। ये तो ठीक है, अपनी चॉइस अपने ऊपर डिपेंड करता है कि हमारी पढ़ने की क्षमता या हमारे कार्य करने की क्षमता या हमें जाना किस लाइन में है, उसी के आधार पर हम अपने सब्जेक्ट को चूज करते हैं। लेकिन जहाँ तक अगर आप लोगों का विचार एनडीए करने का है, अगर आप लोगों को इंजीनियरिंग करने का है या मेडिकल लाइन में जाने का, तो इन सभी लाइनों में जाने के लिए आपको कहीं ना कहीं साइंस स्ट्रीम की ज़रूरत पड़ती है। तो बच्चों, साइंस सभी लोग जानते हैं कि साइंस के बारे में साइंस स्ट्रीम है क्या। साइंस स्ट्रीम में आपके सिर्फ मेन सब्जेक्ट 3 है हमारे पास, बल्कि 4 कह सकते हैं आप, जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ और बायो। अब मैथ और बायो उसके 2 पार्ट्स हैं। जो लोग आपके इंजीनियरिंग विभाग में जाना चाहते हैं वो मैथ ले लेते हैं, और जो बायोलॉजी या मेडिकल विभाग में जाना चाहते हैं वो बायोलॉजी ले लेते हैं। तो बच्चों, आज हम उसी साइंस स्ट्रीम का एक पार्ट फिजिक्स के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। आप सभी लोग जानते हैं, फिजिक्स के बारे में पढ़ा होगा। 10th क्लास के बच्चे अक्सर क्या कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि जब उनको 10th क्लास में साइंस की बुक पढ़ रहे होते हैं तो उसमें तीनों सब्जेक्ट एक साथ होते हैं। फिजिक्स भी होता है, उसमें केमिस्ट्री भी होता है, और मैथ। आपके फिजिक्स जो साइंस सब्जेक्ट है उसमें फिजिक्स और केमिस्ट्री और बायो, ये 3 सब्जेक्ट उसमें एक साथ मिले होते हैं। लेकिन उन्हें ये समझ में नहीं आता कि इसमें फिजिक्स का पार्ट कौन सा है, केमिस्ट्री का पार्ट कौन सा है और बायो का पार्ट्स कौन सा है। कोई बात नहीं, आज हम अगर फिजिक्स के बारे में पढ़ेंगे तो जान जाएंगे अपनी पुरानी किताब में कि हमारे फिजिक्स के पार्ट्स कौन से थे और किस प्रकार के थे। आपने याद होगा, आपके 10th क्लास के अंदर आपने विद्युत के बारे में पढ़ा होगा, आपने अपनी 10th क्लास के अंदर गुरुत्वाकर्षण या न्यूटन्स के नियम वगैरह पढ़े होंगे। सारे नियम आपके फिजिक्स के अंतर्गत आते थे। इसके अलावा बचे हुए पार्ट्स में आपकी केमिस्ट्री थी और कुछ बचे हुए पार्ट्स में आपकी बायो थी। तो बच्चों, आज हम उसी फिजिक्स के बारे में बात करने जा रहे हैं। फिजिक्स है क्या? देखिए बच्चों, ये एक विज्ञान की एक शाखा है। विज्ञान की एक शाखा है। ध्यान से सुने, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम भौतिक तथ्य कौन से, जैसे फॉर एग्जाम्पल हवा का वेग, जल का वेग, इसके अलावा यांत्रिक कार्य का मतलब नहीं समझ पा रहे हो तो मैं आपको बता देता हूँ, इत्यादि। यांत्रिक कार्य का तात्पर्य है जैसे आपकी गाड़ी वगैरह, इन सब का चलना वगैरह, ये किस तरह से चलती है, किस तरह से ये कार्य करती है, इन सभी चीज़ों का अध्ययन करना। हवा किस वेग से चल रही है, पानी किस वेग से चल रहा है, इन सब तथ्यों का अध्ययन करना हमारे भौतिक विज्ञान के अंतर्गत आता है। इत्यादि का अध्ययन, इन भौतिक तथ्यों का अध्ययन करना भौतिक विज्ञान में आता है। आप इन बातों को सारा ध्यान रखें। देखिए, ये सारी जो चीज़ें हैं, जैसे भाई ट्रेन कैसे चलती है, इसमें ब्रेक किस तरह से कार्य करते हैं, वाहन कैसे चलता है, हवाई जहाज कैसे उड़ता है, इन सब बातों को जो हम अध्ययन करते हैं, तारे किस तरह से चमकते हैं, सूर्य कैसे प्रकाश दे रहा है, इन सभी बातों का अध्ययन करना हमारे भौतिक विज्ञान के अंतर्गत आता है। ये सारी चीज़ें हमारे भौतिक विज्ञान पर ही डिपेंड करती हैं। अच्छी बात है बच्चों, आपको ये बात समझ में आ गई होगी भौतिक विज्ञान में हमें क्या पढ़ना है और आगे क्या किस तरह से इसका अध्ययन करना है। अब आप ये ध्यान दीजिए, भौतिक विज्ञान के बहुत सारे पार्ट्स हैं, काफ़ी पार्ट्स हैं। भौतिक विज्ञान वैसे मुख्य रूप से 2 पार्ट्स से मिलकर बनी है इसके बहुत सारे पार्ट, लेकिन ये मुख्य रूप से 2 पार्ट से मिलकर बनी है। पहला पार्ट्स क्या है? पहला पार्ट्स है चिरसम्मत भौतिकी, और दूसरा जो पार्ट्स है वो है आधुनिक भौतिकी। मुख्य रूप से भौतिक विज्ञान इन 2 पार्ट से ही मिलकर बनी है। एक तो चिरसम्मत भौतिकी, क्लासिकल फिजिक्स, और दूसरी आधुनिक भौतिकी, मॉडर्न फिजिक्स, MP और CP। क्लियर? आपको ये ध्यान रखना होगा, ये फिजिक्स हमारी 2 भागों से मुख्य रूप से मिलकर बनी। अब ये 2 भाग हैं कौन कौन से? वो भौतिक विज्ञान या विज्ञान की वह शाखा जो 1900 से पहले चलती थी। सन 1900 से
पहले पढ़ाई गई फिजिक्स या की गई खोज, फिजिक्स के अंतर्गत की गई खोज चिर सम्मत भौतिकी के अंतर्गत आती है, क्लासिकल फिजिक्स में आती है। लेकिन देखिए ध्यान से सुनिए, जो भौतिकी 1900 से पहले तैयार हुई, सन 1900 से पहले पढ़ाई गई या सन 1900 से पहले उसकी खोज हुई, वो सारी भौतिकी हमारी चिर सम्मत भौतिकी के अंतर्गत आती है। और जो फिजिक्स सन 1900 के बाद में आई, वो सब भौतिकी हमारी आधुनिक भौतिकी के अंतर्गत आती है। तो भौतिक विज्ञान के मुख्य रूप से ये दो शाखाएं हैं, एक तो चिर सम्मत भौतिकी और दूसरी आपकी आधुनिक भौतिकी। अर्थात आपसे अगर कोई ये पूछता है कि भौतिक विज्ञान कितने पार्ट से मिलकर बनी है, तो आप आसानी से बता सकते हैं भौतिक विज्ञान के मुख्य रूप से दो पार्ट हैं, एक चिर सम्मत भौतिकी और दूसरी आधुनिक भौतिकी। चिर सम्मत भौतिकी क्या है, ध्यान से सुने, चिर सम्मत भौतिकी वो है जो 1900 से पहले हुई। जैसे नहीं समझ में आ रहा, चलो मैं बताता हूँ। मान लो सन 1900 से पहले, सन 1900 से पहले का मतलब ये हुआ, सन 1900 से पहले का मतलब 1979, 1879, या आप ले सकते हो 1890, 1899, 1899 तक जो भी आपकी खोजें हुई वो सारी आपकी चिर सम्मत भौतिकी के अंतर्गत आती हैं। और 1899 के बाद यानी 1901, 1904, 1905 इनके अंतर्गत जितनी भी खोजें हुई वो सारी हमारी आधुनिक भौतिकी के अंतर्गत आती हैं। तो आपको ये ध्यान रखना होगा, अगर कोई खोज सन 1800 में आ रही है और 1900 से पहले आ रही है, वो सारी हमारी चिर सम्मत भौतिकी में होगी, और जो सन 1900 के बाद में आ रही है वो सारी हमारी आधुनिक भौतिकी के अंतर्गत आएगी। अब चिर सम्मत भौतिकी में क्या क्या आता है इसके बारे में भी देख लेते हैं। चिर सम्मत भौतिकी के अंतर्गत बहुत सारी शाखाएं हैं जो कुछ इस प्रकार की होंगी, जरा ध्यान दें। चिर सम्मत भौतिकी में हमारी काफ़ी शाखाएं हैं जो इस प्रकार की हैं। सबसे पहली शाखा के बारे में बात करें तो यांत्रिकी। यांत्रिकी चिर सम्मत भौतिकी की एक शाखा है। इसके अलावा ऊष्मागतिकी, ऊष्मागतिकी चिर सम्मत भौतिकी की एक शाखा है। तरंग गति ऊष्मा आपके चिर सम्मत भौतिकी की एक शाखा है। इसके अलावा और भी इसमें अन्य शाखाएं हैं इत्यादि, इसमें और भी अन्य शाखाएं हैं। अब यांत्रिकी शाखा क्या है, ध्यान से सुने। भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम यंत्रों या यंत्रों से बनी चीज़ों का क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं, वह हमारी यांत्रिकी कहलाती है। भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम यंत्रों या यंत्रों से संबंधित चीज़ों का क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं, वो हमारी यांत्रिकी कहलाती है। यांत्रिकी में हम बहुत सारी चीज़ों का अध्ययन करते हैं, जैसे बल, किसी चीज़ पर फोर्स लगना, बल लगना, वो हमारे यांत्रिकी के अंतर्गत आता है। बल के कारण पैदा होता है त्वरण, त्वरण का अध्ययन करना भी हमारे यांत्रिकी के अंतर्गत आता है। त्वरण से पैदा होता है वेग और चाल, इसका अध्ययन करना भी हमारे यांत्रिकी के अंतर्गत आता है। यानी यांत्रिकी के अंतर्गत हम बल, त्वरण, वेग, चाल, दूरी, विस्थापन, इन सभी चीज़ों का क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं। ये सारी चीज़ें हमारी किसके अंतर्गत, यांत्रिकी के अंतर्गत आती हैं। दूसरी चीज़ हमारी ऊष्मागतिकी। ऊष्मागतिकी के बारे में आप समझ ही चुके हैं, नाम से समझ जाइए। ऊष्मा का मतलब किसी चीज़ को गर्म करके, हीट करके गति करवाना, किसी चीज़ को गर्म करके ऊष्मा देकर उसको गति कराना। आपको याद होगा कि 1800 सदी में यानी 1900 से पहले एक वैज्ञानिक हुआ करते थे जिनका नाम था जेम्स वाट, जिन्होंने सबसे पहले ऊष्मा इंजन का निर्माण किया था, जिसे हम कहते हैं भाप इंजन। रेलवे का जो रेलवे इंजन की जो बनावट की दी थी, या रेलवे इंजन को जिसने पहली बार बनाया था, वो हमारे वैज्ञानिक जेम्स वाट ही थे, जिन्होंने रेलवे इंजन की बनावट या उसकी प्रक्रिया दी थी। उन्होंने ऊष्मागतिकी का अध्ययन किया था। ऊष्मागतिकी उन्हीं के इंजन के अनुरूप अध्ययन कराती है। ऊष्मागतिकी सीधा सा मतलब है ऊष्मा के साथ गति का अध्ययन करना। आपको याद होगा इससे पहले जो हमारे भाप इंजन हुआ करते थे उसमें कोयले डला करते थे, कोयलों में आग लगाई जाती थी जिससे गर्माहट पैदा होती थी, और उस गर्माहट के कारण उन इंजनों में पानी के टैंकर भरे रहते थे। उन पानी के टैंकरों में बॉइलिंग हुआ करती थी, यानी पानी उबलने लगता था, उस उबलने से भाप पैदा होती थी, और वह भाप उन इंजनों को चलाती थी। वह भाप उन इंजनों को क्या करती थी, चलाती। तो ध्यान से देखिए, सबसे पहले मैंने बोला ऊष्मा का मतलब किसी चीज़ को गर्म करना, उसको ऊष्मा देना। तो कोयलों में आग लगाने पर ऊष्मा पैदा होती है, ऊष्मा से पानी गर्म होता है, पानी के गर्म होने से वह इंजन क्या करता, पानी के गर्म होने से भाप बनती है, और भाप के बनने से वह इंजन चलने लगता है। यानी कि अगर हम आग ना लगाएं तो इंजन गति नहीं करेगा। तो इसलिए ऊष्मागतिकी के अंतर्गत उन चीज़ों का अध्ययन करते हैं जिसमें हम ऊष्मा देकर उन्हें क्या कराते हैं, गति कराते हैं। क्लियर, समझ में आ गई बच्चों मेरी बात। ये ऊष्मागतिकी है जो कि हमारे किसकी, चिर सम्मत भौतिकी की एक शाखा है, और चिर सम्मत भौतिकी हमारी
भौतिक विज्ञान की एक शाखा है। तरंग गति, तरंग गति के बारे में बात करें, आज तरंग गति के बारे में सभी लोग जानते हैं कि आज हमारे मोबाइल वगैरह हैं, कंप्यूटर वगैरह हैं, या हम जिस इंटरनेट का प्रयोग करते हैं वो किसी न किसी तरंग के द्वारा ही तैयार होती है, उसके द्वारा ही चलती है। आपको अच्छी तरह से पता होगा कि हमारे मोबाइल में माइक्रो वेव्स का इस्तेमाल किया जाता है और माइक्रोवेव के इस्तेमाल की वजह से ही हमारे मोबाइल कार्य करते हैं। तो आपकी जानकारी में होगा कि तरंग वे भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसके अंदर हम तरंगों का अध्ययन करते हैं। किसका? तरंगों का अध्ययन करते हैं, वो हमारी तरंग गति के अंतर्गत आती है। इसके अलावा और भी इसकी बहुत सारी शाखाएं। अब बात करते हैं हम आधुनिक भौतिकी की। आधुनिक भौतिकी क्या है? वह भौतिकी जो सन 1900 के बाद में आई, जो सन 1900 के कब आई? बाद में आई, वह हमारी आधुनिक भौतिकी कहलाती है। आधुनिक भौतिकी के अंतर्गत बहुत सारी शाखाएं हैं। नाभिकीय भौतिकी, नाभिकीय भौतिकी, नाभिकीय भौतिकी। इसके अलावा परमाणु भौतिकी, परमाणु भौतिकी। इसके अलावा हमारे पास है प्लाज्मा भौतिकी, प्लाज्मा भौतिकी, समुद्र भौतिकी, समुद्र भौतिकी, कण भौतिकी, कण भौतिकी, तारा भौतिकी, और इसके अलावा बहुत सारे तथ्य जिनका हम अध्ययन कर सकते हैं, वो हमारी आधुनिक भौतिकी के अंतर्गत आती है। अब मैं आपको सिंपल भाषा में समझाता हूँ कि नाभिकीय भौतिकी यानी कि नाभिक के बारे में जो अध्ययन किया गया वो सन 1900 के बाद किया गया। 1900 से पहले नाभिक के बारे में हम लोग नहीं जानते थे। 1900 के बाद नाभिक की पहचान हुई, उसका अध्ययन किया गया, तो वह सारी अध्ययन करना नाभिकीय भौतिकी के अंतर्गत आता है। परमाणु का अध्ययन भी उसी अंतराल में 1900 के बाद में आया, इसलिए ये सारी चीज़ें हमारे आधुनिक भौतिकी के अंतर्गत आती हैं। अब नाभिकीय भौतिकी से सिंपल समझ में आ रहा है, जिनमें हम नाभिक का अध्ययन करते हैं या नाभिक से संबंधित अन्य तथ्यों का अध्ययन करते हैं, जैसे हमारे आपका जो नाभिकीय बम है जिसे हम कहते हैं आपका एटम बम, एटम बम, परमाणु बम, नाभिक बम, उन सब का अध्ययन भी हम नाभिकीय भौतिकी के अंतर्गत करते हैं। परमाणु भौतिकी में हम परमाणुओं से संबंधित तथ्यों का अध्ययन करते हैं। प्लाज्मा भौतिकी में हम उन तथ्यों का अध्ययन करते हैं जो कि ना तो ठोस होती और ना ही द्रव। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें च्युइंगम की, तो च्युइंगम एक प्लाज्मा कंडीशन में रहता है, क्योंकि सिंपल सा मैटर है कि उसे अगर हम दबाएं तो दब भी जाता है, तो इस तरह से वो ठोस भी नहीं है, लेकिन वह लिक्विड भी नहीं है, वो बहता भी नहीं है, तो वो एक प्लाज्मा कंडीशन है। सूर्य हमारा जिस कंडीशन में, वो एक प्लाज्मा कंडीशन है। सूर्य ठोस नहीं है, सूर्य लिक्विड भी नहीं है, वो एक प्लाज्मा कंडीशन में, वो उसकी रेगुलर कंडीशन चेंज होती रहती है। तो प्लाज्मा कंडीशन में यानी प्लाज्मा भौतिकी के अंदर हम उन चीज़ों का अध्ययन करते हैं जो जिन्हें ना तो ठोस की श्रेणी में आए और ना ही वो द्रव की श्रेणी में आते। समुद्र भौतिकी के अंतर्गत भाई समुद्र से संबंधित तथ्य, जैसे समुद्र की गहराई, समुद्र के अंदर प्लेट्स का चेंज होना, यानी प्लेट्स का चेंज होना, समुद्र में आने वाली सुनामियों का अध्ययन करना, ये सारे अध्ययन हमारे समुद्र भौतिकी के अंतर्गत आते हैं। और बाद में आता है हमारा कण भौतिकी। देखिए चिरसम्मत भौतिकी में हम बड़े कणों का अध्ययन करते थे, जो बड़े कण हुआ करते थे उनका अध्ययन करते थे, लेकिन कण भौतिकी वह भौतिकी जिसके अंदर हम सूक्ष्म कणों का अध्ययन करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अब आप बात कीजिए नाभिक की, नाभिक एक बहुत ही सूक्ष्म कण है। अगर हम बात करें परमाणु, तो परमाणु एक बहुत ही सूक्ष्म कण है। इन सूक्ष्म कणों का अध्ययन हम कण भौतिकी के अंतर्गत करते हैं। तो इस प्रकार से बच्चों हमारे पास भौतिक विज्ञान की दो शाखाएं, चिरसम्मत भौतिकी, आधुनिक भौतिकी। चिरसम्मत भौतिकी की भी कई शाखाएं हैं और आधुनिक भौतिकी की भी कई शाखाएं। इन सभी शाखाओं के अंतर्गत हम इन सभी तथ्यों का क्या करते हैं? अध्ययन करते हैं। बच्चों आज का टॉपिक इतना ही है और इंशाल्लाह आगे हम इस टॉपिक को अगले वीडियो में आगे बढ़ाएंगे। धन्यवाद।